अभी तो ईरान ने बहुत सारी चीजें बताई नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें छुपा के रखी होंगी। यूएसए ईरान पे इन्वेजन क्यों नहीं कर रहा? सारी चीजें उन्होंने मिसाइल फेंक दी, ये कर दी, इन्वेजन ही कर दो ना। उनके यहाँ ना पहाड़ है, पहाड़ के नीचे उन्होंने बंकर्स बनाए हैं आधा किलोमीटर नीचे। आप समझ सकते हो कितना ज्यादा नीचे हो गया। मान लो तुमने ग्राउंड इन्वेजन कर दिया, तुम उस सुरंग के अंदर घुसना शुरू करोगे। उन्होंने अंदर शहर बना रखे हैं जिसमें मिसाइलें रखी हुई हैं। ईरान ने एक अनाउंसमेंट करी कि जो यूएस के और इजराइल के एम्बेसडर्स को सस्पेंड करेगा उसका तेल हम जाने देंगे। सस्पेंड करने से उसे फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क किस बात से पड़ता है कि वहां की जनता उनको बोलेगी कि तुम सस्पेंड कर क्यों नहीं रहे हो। यूएस सच में सुप्रीम पावर यूएस ही है, यूएस से ऊपर नहीं है, पर कुछ सब्जेक्ट्स में चाइना उनसे आगे है। अब ध्रुव राठी कैसा लगता है यार? मेरे को नहीं लगता कि वो इतना स्मार्ट है जितना लोग समझते हैं। वो मॉडरेट लेवल पे उसका आईक्यू है, सो फार मॉडरेट लेवल पे उसको रिसर्च करना आता है। बस एक चीज में बहुत स्मार्ट है, वो पब्लिक की अटेंशन को कैसे ग्रैब करना है। हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और जैसा कि आपको पता है कि दुनिया में वॉर चल रही है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच, और इसको लेके बहुत बढ़िया पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करने वाले बंदे की एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है और ये जो अपना टेक रखते हैं बहुत बढ़िया तरीके से रखते हैं, जिनको हमने बुलाया है विदुरी भाई को। भाई स्वागत है आपका ऋषभ भाई। धन्यवाद भाई जी। भाई स्पेशली मैं बता दूं, हम आपके फैन हैं, हम आपका कंटेंट देखते हैं भाई। सच में बड़ा मजा आता है, क्योंकि एक तरफ तो एक टाइम आता है जब सेम ही चीजें चल रही होती हैं, सब लोग सेम बता रहे होते हैं, पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने में एक अलग मजा आता है। आप थोड़ी एक्स्ट्रा चीज ले आते हो, आप थोड़े अलग पॉइंटर्स ले आते हो। अगर एक तरफ सारे मोदी जी को गाली दे रहे हैं तो आप थोड़ा सा एक अलग उसमें पीओवी ले आते हो चीजों का। जैसे मैंने एक वो वीडियो देखी थी आपकी, भाई गले लगाने पे बहुत ट्रोल हुए मोदी जी की, भाई गले लगा लेते हैं जाके, पर आपने एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उसमें भी थोड़ी अच्छी बात बता दी, तो मजा सा आता है कि यार। ऐसे वो ही बोला था सैम ऑल्टमैन का कि वो हाथ उठाया और वो देख रहा इधर, उसमें भी आपने अलग पर्सपेक्टिव दिया। तो भाई उसमें सुनने में वैसे ऐसा लगता होगा ना कि मैं डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई लगता तो है पर हाँ, ये सुनने में भी मजा आता है कि अच्छा हाँ ये साइड भी हो सकती है कि भाई अगर सोचा जाए तो ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि भाई ये चीज फैक्ट है कि गाली देने पे चीज वायरल तो होती है, और आप पॉजिटिव बताते हो तो वो भी पॉइंट है। मैं वैसे सोच नहीं रहा होता ना, मैं ऐसे सोच रहा होता हूँ कि अगर मोदी जी किसी को जबरदस्ती जाके गले लग रहे हैं तो वो उसका कोई भाई फूफा थोड़ी है या जीजा थोड़ी है, वो क्यों लग रहे हैं, कोई तो रीज़न होगा ना। तो ये तरीका होता है ज़्यादा से ज़्यादा आप सामने वाले बंदे को इन्फ्लुएंस कर पाओ ताकि आपके रिश्ते क्विकली तेज़ी से आगे बढ़ें। क्विकली तेज़ी से, जैसे हमारे इजराइल के साथ जो रिश्ते बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं, वो कैसे बढ़े हैं? इसलिए नहीं बढ़े कि इजराइल से हमें कोई काम है या उन्हें हमसे कोई काम है, वो हमने किए हैं, वो मोदी जी ने स्पेशली किए थे। 2017 में गए थे ना जब, जिसमें एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बोला जा रहा था कि मोदी जी नाच के आए हैं वगैरह वगैरह, तो वो नाचने वाली बात नहीं थी। वो मेन चीज़ ये थी कि मोदी जी गए वो हिस्टोरिकल विजिट थी, पहली बार कोई इंडियन पीएम गया था। तो उसमें मोदी जी गए क्यों थे इजराइल? वो गए इसलिए थे ताकि हम इजराइल को यह भरोसा दिला सकें कि भाई हमारा जो देश है वो कुछ बहुत गिनती के कंट्रीज़ में आता है जो इजराइल का दोस्त बन सकता है। तो वहाँ से इजराइल ने हमारे यहाँ कुछ छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करी, जो वर्द नहीं है इस चीज़ के कि हम भाई मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ को दुश्मन बना रहे हैं। इजराइल के पास जाके वो वर्द नहीं थी, लेकिन उसका फ़ायदा बाद में मिला। बाद में जब इजराइल के पास ट्रस्ट करने वाले कंट्रीज़ बहुत गिनती के हैं, जिसमें से इंडिया एक है, और इजराइल का जब पैलेस्टाइन वाला कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जब वो अक्टूबर 7 का अटैक हुआ था, पता है अक्टूबर 7 का अटैक? जो वो गंदे तरीके से हमास के बंदे घुस गए थे, जो पार्टी में मारे हाँ, वो नोवा म्यूजिक फेस्टिवल था, ऊपर से कूद रहे हैं वो पबजी की तरह, देखा होगा। तो जब वो इंसिडेंट हुआ या उससे थोड़ा सा पहले भी इजराइल को ये लगा था कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो रही है वो ये है कि हमारे पास पैलेस्टाइन के ही लोग हैं जो हमारी लेबर है, हमें इन्हें निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये देश के अंदर रहेंगे तो यही तो रिस्क है सबसे ज़्यादा। इंटेल कौन दे रहा है, इंटेलिजेंस कौन दे रहा है बाहर? तो उन्होंने उन्हें बाहर निकाला और उनकी जगह आप गेस करो कौन गए? इंडियंस। इंडिया में हरियाणा और यूपी में भर्तियाँ शुरू हुई। जो लोग 20-30 हज़ार रुपये कमा रहे थे, वहाँ जाके 1.5 लाख रुपये कमाने की भर्ती वहाँ पे शुरू हुई और इजराइल में वो गए। इससे एक तो फ़ायदा ये होता है कि हमारे लोगों को चलो एम्प्लॉयमेंट मिल गई, अच्छी ज़िंदगी मिली थोड़ी। दूसरा मेजर फ़ायदा ये होता है कि इजराइल की इकॉनमी हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो गई। अब इजराइल अगर रात भर चाहे तो हमें उन्हें निकाल नहीं सकता, क्योंकि उनका कंस्ट्रक्शन रुक जाएगा, टेक इंडस्ट्री रुक जाएगी, और वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इजराइल की मेन प्रॉब्लम क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। टेक्नोलॉजी तो उन पर तगड़ी है, पैसा भी है, ह्यूमन लोग नहीं है उनके पास। तो गले क्यों लगा रहे हो आप? गले इसलिए लगा रहे हो कि इजराइल आप पे भरोसा ही नहीं करेगा अंटिल अनलेस कि आप ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश ना करो। तो वो करता नहीं है भरोसा, बहुत कम कंट्रीज़ पे करता है।
पर भाई जैसे बहुत लोग ये बात भी बोल रहे हैं, जो हमारे पीएम है मोदी जी, वो कुछ बोल नहीं रहे इस मुद्दे पे, ना कुछ कर रहे। तो इस चीज़ पे आपका क्या टेक है कि कुछ एक्चुअली हो रहा है या फिर साइलेंट ही है, कुछ सही में नहीं हो रहा? यार करंट सिचुएशन के हिसाब से ना मैं तो ये मानता हूँ कि अभी क्यों बोले वो, मतलब एटलीस्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहाँ पे इतने ज़्यादा सेंसिटिव सिस्टम चल रहा है, तो आप एग्जीक्यूशन करोगे या फिर आप बोलोगे? एग्जीक्यूशन करने का टाइम है यार। हमें ये नहीं पता एलपीजी के सिलेंडर्स कहाँ से मंगाने हैं, तेल कहाँ से मंगाना है, तो ज़बरदस्ती क्यों इतना बोल बोल के क्या हो जाएगा? वही है ना भाई, लोग कहते हैं कि कुछ ऐसी वीडियो मोदी जी की है, जैसे राहुल गांधी और केजरीवाल की भी आ रही थी एक क्लिप इंटरव्यू में कि भाई इनका तो कुछ मिल गया है यूएस को, जो ये ब्लैकमेल हो रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं हमारे। इतनी बड़ी बड़ी बात बोल देते हैं कि भाई कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, पीएम कुछ बोल ही नहीं रहे, जबकि यूएस इतनी गंदी बेइज्जती कर रहा है कि ले लो तेल, 30 दिन की परमिशन दे दी, तुम अब भी कुछ नहीं कह रहे। डोनाल्ड ट्रम्प ने उन्हें शीशी में कैद कर लिया है। नहीं, अगर ऐसा ही है तो फिर सीधे हम ईरान पे अटैक कर देना। अगर सीसी में ही कैद करवा लिया है तो हमसे ईरान पे अटैक करवा दे। हम ईरान से अभी वो भी इतने सारे रिश्ते रख के और हमने एलपीजी के सिलेंडर पास करवा रहे हैं, क्रूड ऑयल पास करवा रहे हैं, तो यूएसए वो क्यों होने दे रहा है? अगर सीसी में ही बंद है तो यही करवा लो ना भाई, बंदी करवा दो सब कुछ। वो बैलेंस ऑफ वो है पावर। यूएस को क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, ईरान को क्या चाहिए, इजराइल को क्या चाहिए, उसमें बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट होता है कि भाई कोई उल्टे सीधे डिसीजंस तुम ज़्यादा लिमिट क्रॉस करोगे तो यूएस परेशान करेगा, कम लिमिट क्रॉस करोगे तो तुम्हारा फ़ायदा नहीं होगा तुम्हारे देश का। मतलब एक है सीन है वो, कॉम्प्लेक्स है सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। बट आपको लगता है कि जो जैसे अब राहुल गांधी या केजरीवाल ये लोग प्रेशर बना रहे हैं करंट गवर्नमेंट पे, तो ये भी यूएस मोटिवेटेड है कहीं ना कहीं, या फिर ये अपने ही पॉलिटिकल फायदे के लिए हो रहा है, या इंटरनेशनली तख्ता पलट होने के चांसेस लग रहे हैं आपको? नहीं, मतलब ये मोस्टली तो खुद के पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए ही करते हैं। पर हाँ, इसमें प्रॉब्लम ये है कि सपोर्ट ले लेते हैं कई बार बाहर का, क्योंकि उनके पास ज़्यादा बेटर इंटेलिजेंस होती है, ज़्यादा पैसा होता है बाहर की कंट्रीज़ के पास, सपोर्ट ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि भाई वो करवा रहे हैं, वो करवा के भी क्या कर लेंगे। और भाई मुझे तो लगता है सोशल मीडिया भी बहुत नेगेटिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही पुश करती है, क्योंकि एक टाइम पे बहुत एक ही तरीके का कंटेंट, जैसे इस टाइम अगर देखा जाए तो जो करंट गवर्नमेंट को गाली दे रहा है उसका कंटेंट बहुत तेज़ी से पुश हो रहा है। हाँ। तो ये भी मुझे लगता है कि करते हैं यूएस वाले, वो चाह रहे हैं कि मोदी जी आए ना पावर में। हाँ, वो सेलेक्टिवली हो सकता है, और वो पास्ट में एक्चुअली हुआ भी है, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ है। कोविड के टाइम पे आपको वो गाइडलाइन देखी है, रील देखते हुए अगर कोविड से रिलेटेड कोई भी रील है तो नीचे गाइडलाइन आ रही है। हाँ। तो इंस्टाग्राम कौन है बताने वाला कि हमें क्या जानना है क्या नहीं हो? मतलब तुम कौन हो? तुम स्कूल हो, कॉलेज हो, गवर्नमेंट हो? तुम इतने ज़्यादा ठेकेदार क्यों बन रहे हो इस चीज़ के? खैर उसकी कहानी पीछे जाती है वैसे, कोविड की कहानी, वो भी हम डिस्कस करेंगे आपसे थोड़ा सा। पर भाई फिलहाल वॉर पे चलते हैं। ये ईरान ने भाई बिल्कुल ही सरप्राइज कर रखा है। और आप बता रहे थे कि ईरान बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लोगों को पता नहीं है, तो थोड़ी उसके बारे में बात करते हैं। आपने क्या रिसर्च करी? इसकी ना मैं आपको बहुत कंक्लूसिव चीज़ बताऊंगा, ठीक है? आप बस थोड़ा ध्यान से सुनना, 2 मिनट। देखो, लोगों को लगता है कि ईरान जो है वो एक सिंपल मुस्लिम कंट्री है जहाँ के लोग शायद पढ़े लिखे भी नहीं होंगे और इतनी पावरफुल नहीं है। वहीं सामने इजराइल है जिसके पास मोसाद है, जिसके पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी है और यूएसए का सपोर्ट है, तो कंपटीशन बराबर का नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। ईरान जिस टाइम पे सद्दाम हुसैन, पता है ना आपको, तो जब यूएस ने सद्दाम हुसैन को कैप्चर किया था ना इराक के अंदर, तो इराक की जो फोर्सेस थी जो सद्दाम हुसैन की बहुत लॉयल थी आर्मी, उसको यूएस ने एकदम से हटा दिया, ख़त्म तुम, क्योंकि ट्रस्ट इशूज़ थे मोस्टली, तो है ना। तो ट्रस्ट इशूज़ थे, वो आर्मी को हायर करने के लिए कौन खड़ा था? ईरान खड़ा था, बैग भर भर के पैसों का लेके। उन्होंने वहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को जन्म दिया इराक के अंदर, जिनका नाम कताइब हिजबुल्ला और कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस बनी। अब इराक की गवर्नमेंट बन गई जिसको यूएसए जो है वो रन करवा रहा है, ठीक है, कोट पैंट वाली गवर्नमेंट प्रॉपर। अब यूएसए जो है वो फंड करता है इराकी गवर्नमेंट को कि तुम जो है अपनी गवर्नमेंट बढ़िया से चलाओ, क्योंकि वहाँ पे आईएसआईएस का खतरा बना रहता है, ठीक है, वो अलग ही हो गई बिल्कुल। अब लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इराकी गवर्नमेंट आईएसआईएस के साथ लड़े कैसे? उसे आर्मी चाहिए, जो उसके पास ऑलरेडी थोड़ी बहुत बची वो तो है, लेकिन और चाहिए। तो उस आर्मी में कौन गया? वही कताइब हिजबुल्लाह और वो बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस जो ईरान ने बनाई थी। और अब यूएस की जो पैसे दे रहा है ना, यूएस इराकी गवर्नमेंट को फंड कर रहा है स्टेबल रहने के लिए, वही पैसा कताइब हिजबुल्लाह की सैलरी है,
और वो कताइब हिजबुल्लाह ईरान की प्रॉक्सी है। और प्रॉक्सी है मतलब क्या, अभी जब लड़ाई नहीं हुई थी ईरान जो यूएस ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी करा और फिर ईरान ने वापस यूएस के एयर बेसिस पे अटैक किया, तो ईरान नहीं कर रहा था, वो कताइब हिजबुल्लाह कर रही थी, वही जो यूएसए से पैसे ले रही है और यूएसए पे ही अटैक कर रही है। ये तो सिर्फ एक ग्रुप हुआ, ठीक है, जो अगर आप देखोगे इराक के अंदर है। फिर आप इधर की साइड आओगे मिडिल ईस्ट में, आप मैप में दिखा देना, मैं आपको फोटोज़ दे दूंगा चाहिए होंगी तो। यमन देखना आप, यमन पड़ता है सऊदी अरेबिया के पास, वहाँ पे हौदिस करके एक प्रॉक्सी है, वो भी इसी तरीके से काम करती है। फिर ऐसे ही हमास हो गया उसमें, ठीक है, और तुम्हारा लेबनीज़ हिजबुल्लाह हो गया। लेबनीज़ हिजबुल्लाह भी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबनान की गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वो लेबनान की गवर्नमेंट को हटाते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लेबनान की गवर्नमेंट के थ्रू पैसा कमाते हैं और उनकी प्रॉक्सी है। मतलब आप ये मान लो कि जैसे मैकडोनल्ड्स का बर्गर है ना, बर्गर शॉप चल रही है, तो ईरान की प्रॉक्सीज जो है वो उसकी फ्रेंचाइजीज हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर हैं, इवन मिडिल ईस्ट के बाहर भी हैं, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। फ्रेंचाइजीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ ईरान के इंस्ट्रक्शंस पे काम करती हैं। वो वहाँ से एक सिग्नल गया और वो अटैक करना शुरू कर देंगे इसराइल को, यूएस के एयरबेस को, पता भी नहीं चलता। कर भी रहे हैं। वो कर भी रहे हैं। पर पाकिस्तान तो सपोर्ट करता है भाई यूएस का। पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अच्छा। पाकिस्तान खुद कुछ नहीं, खुद वो अलग देश हो गया, लेकिन उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डीप इंटरनली काम कर रही हैं। और अब इनमें एक सरप्राइजिंग चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है। ये सारी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, कताइब हिजबुल्लाह, हमास, ये सब पूरे मिडिल ईस्ट में फैली हुई हैं। लेकिन ये ईरान की क्यों सुने? ये तो अलग, पहले से भी ये कुछ कुछ थी, तो ये ईरान की क्यों सुनेंगी? इसलिए क्योंकि ईरान जो है वो हेडक्वार्टर है मैकडोनल्ड, जैसे मैकडोनल्ड बर्गर है, तो मैकडी की अगर कोई ब्रांच है यहाँ पे नोएडा में, तो वो मैकडी के साथ क्यों जुड़ी हुई है? खुद ही क्यों नहीं बर्गर बेच लेती? क्यों? क्योंकि रेसिपी उनके पास नहीं है। करेक्ट। ठीक है, तो ईरान जो है वो उनके जो टेररिस्ट कह लो या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उनको वो सारी रेसिपी देते हैं। रेसिपी किस चीज़ की? रॉकेट बनाने की, ड्रोन्स बनाने की। मतलब आज तक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कैसी थी? बंदूक उठाई, उड़ा दिया, मार दिया, बम, छोटे मोटे ग्रेनेड्स। उनके पास रॉकेट्स हैं, उनके पास ड्रोन्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स हैं। वो कहाँ से आ रही हैं? ईरान के पास से सारी टेक्नोलॉजी, सारी मेथोडोलॉजी आती है। इनफैक्ट ईरान ने प्रॉपर तरीके से, ऐसे मान लो कि हेडक्वार्टर्स ऐसा बना रखा है कि एक यूनिट है, यूनिट 101। वो यूनिट क्या बनाती है? उस यूनिट का काम है, एक लैब बना रखी है, उस लैब में सारी टेस्टिंग करना कि मिसाइल कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी। दूसरी यूनिट बना रखी है, वो क्या करती है? स्मगलिंग। मतलब ईरान से अगर तुम्हें मिसाइल का कोई मटेरियल चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है, कताइब हिजबुल्लाह के पास नहीं है या हमास के पास नहीं है, वहाँ से स्मगलिंग करके पहुँचा दिया जाएगा। अच्छा। और ये क्यों बनाया गया था? ये इतना बड़ा जो ये तो एक तरीके से यार ये कंपनी हो गई, कंपनी है देश भाई, नहीं पूरा है, कंपनी हो स्ट्रक्चर गई। है ये तो। हाँ, तो ये बनाया क्यों था? ये बनाया इसलिए था क्योंकि जब इराक में सद्दाम हुसैन को कैप्चर किया तो इनको ये बात समझ आ गई थी कि सद्दाम हुसैन वाज वर्किंग लाइक अ स्पाइडर। आप स्पाइडर का सिर काट दो, स्पाइडर ख़त्म, उसके टांगे किस काम की है? तो इन्होंने स्टार फिश बनाई। स्टार फिश का मतलब क्या होता है कि आप उसका कोई सा भी पार्ट काट दो, वो दोबारा उग जाता है, और जो पार्ट कट गया वो अपने आप में स्टार फिश बन जाती है बाद में। भाई वैसे जैसे ईरान सपोर्ट कर रहा है इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, तो जो इसराइल के अगेंस्ट फाइट करते हैं ऐसे ग्रुप्स, बट अभी जो वॉर इनिशिएट की गई है ईरान के ऊपर, जो अटैक किया गया था, ऐसा कहते हैं कि वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहे हैं ऐसी साइट्स पे, इसलिए अटैक किया गया है। तो वो वाली चीज़ कहाँ से आई फिर? यार इनको डर पता है किस चीज़ का है? कि इस चीज़ की रियलाइजेशन इनको बहुत लेट हुई कि ईरान सिर्फ ईरान नहीं है, ईरान इज़ वर्किंग लाइक अ फ्रेंचाइजी मॉडल, जिसमें इनकी 8-10 बहुत तगड़ी तगड़ी फ्रेंचाइजी हैं। तो ये एक तरीके से 8-10 कंट्रीज़ हो गए छोटे छोटे। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा, ठीक है, लेकिन उन 8-10 जगहों पे बन रहा हो, तो जैसे बन भी रहा था सीरिया के अंदर, नॉर्थ कोरिया हेल्प कर रहा था बनाने में। अच्छा। और ये इसराइल को पता ही नहीं चला, और जब पता चला तो उन्होंने एक मिसाइल मार के, बढ़िया सी मिसाइल मार के वो ख़त्म कर दिया। अच्छा। लेकिन ना कर पाते तो आप ईरान पे नज़र बना के बैठे हो, बन कहीं और गया। भाई वैसे ये जो वॉर चल रही है, आपको क्या लगता है कि ये और वाइडर रीजनल वॉर बन सकती है और देश इन्वॉल्व होंगे इसमें? पहले आप ये बताओ, आपको टेक्निकल ज़्यादा तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं, सही है, सिंपलीफाई सही है, कर सही है, सही है। भाई ये भी कह रहे हैं कि ईरान इस वॉर के लिए ऑलरेडी तैयार थे, इन्हें पता था भाई ऐसा कुछ होगा ज़रूर, ये वॉर ज़रूर होगी, मतलब यूएस कुछ ना कुछ करेगा, तो पहले से इन्होंने एक तरीके से तैयारी कर रखी थी, ये प्रिपेयर्ड ही थे। 20 साल से 30 साल से प्रिपेयर्ड थे।
अभी तो ईरान ने बहुत सारी चीज़ें बताई नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखी होंगी। जैसे तुम ईरान, यूएसए ईरान पे इन्वेजन क्यों नहीं कर रहा? सारी चीज़ों में मिसाइल फेंक दी, ये कर दी, इन्वेजन ही कर दो ना, उतार दो अपनी आर्मी, इतनी तगड़ी है। क्योंकि ईरान जो है वो एक तरीके से मतलब ज्योग्राफिकली ब्लेस्ड है, ऐसा कहते हैं ईरान। ब्लेस्ड है भी, और उन्होंने तैयारी की है। जैसे बहुत उनके यहाँ ना पहाड़ है, पहाड़ के नीचे उन्होंने बंकर्स बनाए हैं आधा आधा किलोमीटर नीचे। आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा नीचे हो गया। इतना नहीं, अब उसमें मान लो तुमने ग्राउंड इन्वेजन कर दिया, तुम उस सुरंग के अंदर घुसना शुरू करोगे। उन्होंने अंदर शहर बना रखे हैं जिसमें मिसाइलें रखी हुई हैं। आपकी आर्मी आई लेट से, आगे से मिसाइल आ रही है, ड्रोन आ रहे हैं, तो तुम क्या कैसे लड़ोगे? और फिर ये भी है कि उसे तुम बंकर को बस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो बॉम्ब्स होते हैं ना बंकर को बस्ट करने वाले बॉम्ब, वो भी सिर्फ 200-250 मीटर ही जाते हैं। ये 500-500 मीटर बना के बैठे हुए हैं। तो मतलब वहाँ जाना मौत के कुएं में जाना है। और वैसे भी ईरान नहीं हार रहा। तो ईरान इज़ एक्चुअली, बहुत ही कम चांसेस है कि वो डिफीट हो सकता है, बहुत ही कम चांसेस बट है। आपको क्या दिख रहा है, इसका कंक्लूजन निकलता दिख रहा है वॉर का? जैसे ट्रम्प तो रोज ही आके क्लेम कर रहा है कि हम तो जीत चुके हैं जी, पहले घंटे में जीत गए थे जी। यार इसका कंक्लूजन बहुत सिंपली मैं बताऊँ, ईरान का हारना इज़ नॉट द कंक्लूजन, वो हो ही नहीं सकता। मैंने आपको स्टारफिश वाला मॉडल बताया, जिसकी आप एक विंग काट दो वो दोबारा उग जाएगी, तो कैसे काटोगे आप? इसका कंक्लूजन सीज़ फायर ही है, सीज़ फायर होगा। बस वो मेक श्योर ये करना चाहते हैं कि ईरान इतना पावरफुल ना बचे कि अगले 10-20 साल तक हम पे कुछ अटैक कर पाए। तो आपको लगता है ये चीज़ वो अकम्प्लिश कर लेंगे? इतना डैमेज कर दिया उन्होंने ईरान को, जैसे वो कह रहे हैं भाई वो कम्युनिकेट भी कैसे कर रहे हैं हमें नहीं पता, उनकी बहुत डैमेज हो चुका है, ऑयल रिफाइनरीज तो फोड़ ही दिए हमने। हाँ, तो इतना डैमेज हो गया है कि रिकवरी में इतना टाइम लग जाएगा ईरान? रिकवर वो कर लेंगे, इतना मुश्किल उनके लिए है नहीं, क्योंकि तेल का काम ऐसा होता है कि जैसे आप अगर आपकी इकॉनमी लेट से टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, तो आप डेटा सेंटर बना रहे हो तो उसमें महीने लग जाते हैं, लेकिन तेल तो निकल ही रहा है ना। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। मान लो इंडिया को बेचना है, तो इंडिया से कह देंगे कि आप आके यहाँ तक आते थे भाई, थोड़ा और आगे आ जाओ। सही समझ रहे हो आप? जिनको तेल चाहिए उनसे हेल्प मांग लेंगे। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ मैं, ईरान इतना इंपॉर्टेंट कंट्री क्यों बन जाता है तेल के मामले में? क्यों? तेल ऐसे नहीं होता जैसे हम सोचते हैं कि कच्चा तेल है, रशिया से ले लो या ईरान से ले लो या कहीं और से ले लो, बात तो सेम ही, ऐसा नहीं होता। तेल की क्वालिटी होती है। तो जो सबसे गाढ़ा टाइप का ऑयल है ना, गाढ़ा टाइप मान लो, उसमें से डीजल और वो नहीं निकलती, गैसोलीन, ठीक है। जो हल्का ऑयल है उसमें गैसोलीन वगैरह निकल जाती है, लेकिन उसमें फिर गाढ़ा माल नहीं निकलता। तो एक रिफाइनरी को प्रॉफिटेबल चलने के लिए हर तरह का तेल चाहिए होता है, ठीक है। ईरान का जो तेल है वो बीच में आता है, मतलब परफेक्ट स्वीट स्पॉट बोलते हैं उसको। तो और ये तेल हर जगह नहीं है। अमेरिका का तेल बहुत लाइट है। वेनेजुला की बात चल रही थी ना अभी, उसका बहुत गाढ़ा है। उसका तेल कोई मतलब ले भी लेगा ना, तब भी वो रिफाइनरी नहीं चला सकता। तो ईरान के तेल की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि उसे कहीं भी मिला दो वो काम चल जाता है उसका। तो इसलिए उसका जो तेल है ना वो प्रीमियम तेल है। इसीलिए इंडिया भी ईरान से तेल ले रहा था, जबकि यूएस के सैंक्शंस वगैरह हैं, हम रिस्क भी ले रहे थे। ये बात पता नहीं होती लोगों को। पर ये बात भी भाई बहुत अजीब है। जैसे यूएस के लोग आके कह रहे हैं, जैसे ट्रम्प के थ्रू ही या कोई भी उसका बंदा आके कह रहा है कि भाई इंडिया को अलाउ कर दिया गया 1 महीने के लिए, ले लो भाई। ये भी बात भाई बहुत अजीब लगी कि भाई ऐसे कैसे कह रहे हो यार, मतलब कि भाई अपना देश भी तो देश है यार, ऐसे कैसे वो कर रहे हो भाई। अच्छा, वो यूएस बोल रहा हाँ, जो यूएस बोल रहा है, हाँ मतलब कौन होते हो भाई? जब तक वॉर चल रही है तब तक रशिया से ले लो। इस पे क्या टेक है भाई आपका? वैसे आप किस तरीके से देखते हो इसको? देखो, अगर ह्यूमिलेट कर रहे हैं एक तरीके से, अभी ध्रुव राठी ने जैसे पूरी वीडियो बना दी भाई कि ह्यूमिलिएट हो रहे हैं मोदी साहब। इसका टेक यार मेरा बहुत सिंपल है। अगर तुम्हें इस चीज़ का बुरा मानना है कि यूएस हमें परमिशन दे रहा है, वो क्यों बोलते हैं? ऐसी बात है क्योंकि उनको अपना वोट बैंक पे आ रहा है, ठीक है। वो अपने वोट बैंक को दिखाना चाहते हैं यूएस की पावर कितनी है, ठीक है। अब तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम यूएस के खिलाफ चले जाओ, ठीक है, उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स दे दो, लेकिन उससे तुम्हारे रिश्ते थोड़े बिगड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन क्या है कि तुम, ठीक है भाई, तू परमिशन देने वाला होता कौन है? वैसे भी अगर इंडिया परमिशन नहीं दे रहे, वो उनकी मजबूरी है। उसका रीज़न ये है कि अगर इंडिया भी ग्लोबल ऑयल को ख़रीदने लग गया तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो यूएसए जो है, मान लो यूएसए को 150 रुपये में एक बैरल मिल रहा है, $150 में, वो 300 पहुंच जाए तो वो भी उनके लिए तो फिर वो और बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है। तो वो उसको बस ये है कि लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। ज़रूरत उनको भी है, ज़रूरत हमें भी है, बस उसकी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। और हम इसलिए नहीं बोल रहे कि हमें अपना काम निकालना है। अब आप हर्ट हो रहे हो या मोदी को टारगेट करना चाहते हो तो वो वैसे कर लो।
तो ये बेसिकली दबदबा दिखा रहे हैं कि हमारा दबदबा है और हम किसी को भी हाँ ना कहें तो वो मान जाएगा कि भाई ये नहीं करना तो नहीं करना। हाँ, ट्रम्प तो यार ऐसे ही चलता है ना, ट्रम्प का काम तो दबदबा दिखा के ही तो उसने सब कुछ करा है। बट भाई आपको लग रहा है, मतलब वैसे ये सच है कि यूएस सच में सुपर पावर, सुप्रीम पावर यूएस ही है, या अभी थोड़ा आपका डिफरेंट टेक है? नहीं, वो तो है, यूएस से ऊपर नहीं है अभी कोई। यूएस से ऊपर नहीं है, पर कुछ सब्जेक्ट्स में चाइना उनसे आगे है। और चाइना और ईरान, चाइना बैक कर रहा है ईरान को इस वॉर में टेक्नोलॉजी वाइज और चीज़ें वाइज? ऐसे बैक कर रहा है कि आप मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते एक्चुअली कैसे करता है वो बैक। उसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे जब यूएस ने, इजराइल ने एक फुटेज लाइव करी थी, वो फुटेज दे दूंगा अगर लगानी हो, तो उसमें उन्होंने क्या दिखाया कि हमने प्रेसाइज स्ट्राइक्स करी है और हमने उनके एयरक्राफ्ट उड़ा दिए। F-14 एयरक्राफ्ट थे। जबकि जब एनालिस्ट्स ने उसको एनालाइज करा तो पता चला कि वो एक्चुअली पेंटिंग थी, ज़मीन पे रखी हुई पेंटिंग थी, वो प्लेन नहीं था। अरे हाँ, ये देखा था मैंने ये। F-14 यस। तो सवाल ये आता है कि यार ऐसा ईरान जिसके पास सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसके पास एक ढंग की कोई गैजेट खरीदने का भी अलाउंस नहीं है बाहर से, वो इतनी तगड़ी तरीके से कैसे कर पाया ये सब? अब वो पेंटिंग सिर्फ बेवकूफ़ कैसे बन गया? क्योंकि उन्होंने पेंटिंग बनाई थी ना, वो थर्मल पेंट से बनाई थी, थर्मल रिफ्लेक्टिंग पेंट। मतलब जब उस पर रडार आके गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट करता है, एक्चुअल लगेगा। हाँ, एक्चुअल लगता है वो। और फिर हालांकि उसे एआई से वेरीफाई भी करा जाता है, लेकिन वो वेरिफिकेशन में भी पास हो गया। तो वो कैसे हुआ? एक्चुअली चाइना ना, अपने उनके कुछ रेगिस्तान है, उन रेगिस्तान में वो कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा है यूएसए के सारे एयरक्राफ्ट्स वगैरह, फाइटर जेट्स बना के उनकी पेंटिंग्स बनाता है और प्रैक्टिस करता है उन पर बम फेंकने की। उसकी लैंग्वेज में वो डिफेंस करने का तरीका है, प्रैक्टिस कर रहा है, सिमुलेशन कर रहा है। लेकिन वो पूरी तरीके से ट्रेनिंग दे रहा था अपने एआई को कि एक एयरक्राफ्ट वॉर की सिचुएशन में दिखता कैसा है। परफेक्ट नहीं होता एयरक्राफ्ट, उसका कुछ टूटा हो सकता है, कुछ घिसा हो सकता है, वो वही एआई है ना। तो एआई को ट्रेन कर रहा था कि एक वॉर की सिचुएशन में नेचुरल रो एयरक्राफ्ट कैसा दिखता है, वही पेंटिंग जनरेट्स वो करता है। ईरान के पास वो कैपेबिलिटी सो फार नहीं है, और वही पेंटिंग्स ईरान यूज़ करता है। और जब ईरान ने यूएस के एयरबेसिस पे अटैक किया, ठीक है, यूएस के एयरबेसिस मिडल ईस्ट में, तो सोचने वाली बात यह है कि ईरान ने परफेक्ट लोकेशंस पे कैसे अटैक कर दिया, जबकि उनके पास जीपीएस ही नहीं है। जीपीएस यूएसए का है, तो उनके पास जीपीएस नहीं है, तो उन्होंने परफेक्ट जगह पे अटैक कैसे कर दिया? तो कैसे किया मैं बताता हूँ। चाइना ने एक नेविगेशन मॉडल है जिसको पब्लिक कर रखा है, ठीक है, कोई भी यूज़ करो, उसकी मेथडोलॉजी है, वो पब्लिक कर रखा है, कोई भी यूज़ करो, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं है कि तुम लोकेशन ढूंढ लो। अब चाइना की कुछ कंपनीज़ हैं जैसे मिराज विज़न, तो वो कंपनीज़ क्या कर रही थी, वो सैटेलाइट्स के थ्रू इमेजेस कैप्चर कर रही थी एयरबेसिस की, ठीक है, यूएस के एयरबेसिस की, और सोशल मीडिया पे डाल रही थी कि देखो यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है। और वो जो पब्लिक जीपीएस है, मतलब पब्लिक नेविगेशन सिस्टम है, उसके थ्रू तुम्हें गाइड करना है और तुम्हें इमेज मिल गई, कर दो शूट। मतलब जो इनडायरेक्टली चाइना बैक कर रहा है, उनकी उसकी टेक्नोलॉजी हाँ यूज डायरेक्टली हो तो रही कर ही है। रहा है, ऑब्वियसली वो भी खुल के कर रहा है, इतना खुल के कि वो जवाबदेही ही नहीं है उसकी। वो तो प्राइवेट कंपनी है ना जो ऐसा कर रही है, कर भले ही चाइना के कहने पर रही है, पर वो प्राइवेट कंपनी है, तो उसकी जवाबदेही नहीं है। भाई प्राइवेट कंपनी कुछ भी करे, हम क्या करें? और हमने अपना जो नेविगेशन सिस्टम है जीपीएस टाइप का, वो तो पब्लिक कर रखा है, कोई भी यूज़ करो भाई, हम रोक थोड़ी सकते हैं। और भाई ये भी कहा जाता है कि चाइना को भी बैक कर रहा है रशिया एक तरीके से, ये भी कहा जाता है। रशिया और चाइना भी मिले हुए हैं, और रशिया भी बैक कर रहा है ईरान को। ईरान को भी। हाँ, तो क्योंकि वेपन्स ऐसे ऐसे कह रहे हैं, जो मिसाइल्स आती है जो कई हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है, वो ईरान के पास होनी नहीं चाहिए। क्लस्टर सबम्यूनिशंस, वो वाली मिसाइल वो रशिया ने ही उसको सबसे ज़्यादा एक्सपर्टाइज है उसकी अच्छी खासी, तो वो रशिया ने ही ईरान को समहाउ सप्लाई करी थी एक्चुअली। और उनको पता भी नहीं चला, मतलब इजराइल और यूएसए को भरोसा नहीं हुआ कि उनके पास आ चुका है वो। और वो तब आया था जब रशिया को यूक्रेन पे अटैक करते हुए ड्रोन्स की ज़रूरत थी, और ईरान ने ड्रोन्स दिए थे बैग में भर भर के। भाई इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में और कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है अगर साइबर वॉरफेयर भी इसमें बहुत ज़्यादा हो जाए? दोनों नेशंस में कितनी और तबाही हो सकती है साइबर वॉरफेयर के उसमें? तबाही तो बहुत आगे तक बढ़ सकती है, पर साइबर वॉरफेयर तो ऑलरेडी चल रहा होगा, अच्छे खासे लेवल पे चल रहा होगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इस लेवल पे चल रहा है कि अभी आपने एक खबर सुनी है कि नेतन्याहू शायद डेथ हो गई है उनकी, पता नहीं आपने देखी नहीं देखी।
तो एक्चुअली क्योंकि वो आया नहीं है 3-4 दिन से मीडिया में बाहर, और बहुत मीटिंग्स भी कैंसिल हुई हैं। फिर उसी वजह से नेतन्याहू ने एक वीडियो भी रिलीज करी। जब वीडियो आई तो लोगों ने बोला कि उसके 6 फिंगर्स दिखाई दे रही हैं, मतलब एआई की वीडियो है। असली गेम पता है क्या है? एक्चुअली ईरान को पता है कि नेतन्याहू की जान नहीं गई है। इनफैक्ट बात यह हुई थी कि ईरान ने उसके ऑफिस पे अटैक किया था, ठीक है। ऑफिस तो गया, काफ़ी हद तक डैमेज हो गया। तो उन्हें पता है कि हम ऑफिस पे अपनी मिसाइल यहाँ से छोड़ने की शुरुआत करें उससे पहले इजराइल को पता चल जाता है, और वो वहाँ से अपने इंपॉर्टेंट एसेट्स को ऑब्वियसली हटा लेते हैं। वो तो हमेशा से ये गेम खेल रहे हैं। लेकिन फिर वो ईरान क्यों ये क्लेम करवा रहा है? क्लेम इसलिए करवा रहा है क्योंकि नेतन्याहू जैसे ही बंकर में पहुँचते हैं या फिर कहीं सेफ जगह पे पहुँचते हैं तो वो ईरान को कभी नहीं पता होता कहाँ है, ठीक। लेकिन अगर मजबूर करा जाए कि तुम मीडिया में आके प्रूफ दो कि तुम हो जिंदा, तो फिर वो उन्हें बाहर आना पड़ता है। या फिर बाहर नहीं भी आएंगे ना, तब भी तुम्हें फ़ोन यूज़ करना पड़ेगा, तुम्हें इंटरनेट इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर कुछ ना कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा। और उस चीज़ के लिए ईरान के अंदर पूरी तरीके से टीम बैठी होती है। जैसे ही वीडियो बाहर आती है वो सारे डॉट्स कनेक्ट करने शुरू कर देते हैं कि भाई जो वीडियो आई है उसमें आवाज़ कितनी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी थी, वाइब्रेशंस कितनी थी, मतलब जो बंकर है वो कितना नीचे है, वीडियो कहाँ से आई हो सकती है। ये टेक्निकल काम है वैसे। इसमें चाइना भी साथ दे ही रहा होगा, वो तो टेक वाइज बहुत ही आगे है। हाँ ऑब्वियसली तो वो ये चाहते हैं कि प्रूफ ऑफ लाइफ दो, और प्रूफ ऑफ लाइफ देने से ही तुम्हारी जो सिक्योरिटी है वो वीक होती है। और वो चाहते हैं कि अगर वीक होएगी तो फिर हमें मौका मिलेगा। भाई यही सेम चीज ईरान उसके बेटे के लिए कर रहा है, खमीनी के बेटे के लिए, कि वो भी सामने नहीं आया। इजराइल ये कर रहा है, ईरान के जो नेक्स्ट सुप्रीम लीडर चूज हुआ है कि भाई वो भी सामने नहीं आया। हो सकता है वो कोमा में है, उसका वो इंजर्ड है, वो जिंदा भी है कि नहीं। तो वो प्रॉबेबली यही इजराइल का सिस्टम तो और उससे भी बहुत आगे पावरफुल है एक्चुअली। मतलब ईरान जितना कर सकता है उससे कहीं आगे तक इजराइल पहुंच चुका है। वो तो ऐसी एआई मेथोडोलॉजीज़ का इस्तेमाल करता है कि लेट्स से तुम किसी फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है, तुम किसी फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तुम इंपॉर्टेंट मेंबर हो और इजराइल के दुश्मन हो, इमेजिन। तो कोई ज़रूरत नहीं है तुमसे फ़ोन इस्तेमाल करवाने की। तुम जहाँ जाओगे वहाँ पे अपने बॉडीगार्ड्स का, अपने आसपास के फ़ोन्स का बंद करवा दोगे। वहाँ पे जो बॉडीगार्ड्स होंगे या वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्टिविटी कम करवा दोगे। वो भी तो सिग्नल है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्टिविटी कम हो गई, नेटवर्क्स कम हो गए, वो एआई में एआई उसको एनालाइज बहुत आराम से कर लेता है। तो वहाँ पे कोई सीन है। इजराइल ने एक पेजर अटैक भी तो करा था पीछे, बहुत तगड़ा, पेजर फोड़ दिए थे सारे। वो पेजर अटैक कैसे किया था मैं बताता हूँ आपको। अच्छा ये भी बहुत प्यारी खबर है वैसे, मतलब पता नहीं होगी लोगों को मेरे हिसाब से। जब अक्टूबर 7 का अटैक हुआ था जिसमें हमास के जो मिलिटेंट्स हैं वो घुस गए थे, नोवा फेस्टिवल चल रहा था उसमें अंदर घुस गए थे, तो इजराइल जो है वो गंदे तरीके से हर्ट हो गया। मतलब उसको बहुत गंदा लगा। उसका रीज़न ये था एक्चुअली, वो अक्टूबर 7 वाला हमास अटैक हुआ क्यों था, क्योंकि इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में एक मेगा डील होने वाली थी। मेगा डील का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था न्यूक्लियर रेड लाइन। न्यूक्लियर रेड लाइन मतलब सऊदी अरेबिया कह रहा था कि हमें न्यूक्लियर रिएक्टर दो और हमें यूएस परमिशन देगा यूरेनियम एनरिच करने की, क्योंकि ईरान बॉम्ब बना रहा है। सऊदी अरेबिया और ईरान की भी अच्छी खासी लगती है। तो अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है तो हम भी बनाएंगे, और इजराइल और यूएसए बीच में नहीं आएंगे, इनफैक्ट हमें सपोर्ट करेंगे। सो फार इजराइल कभी ऐसे एग्री नहीं करता कि कोई भी अरब कंट्री वेपन बना ले, न्यूक्लियर वेपन बना ले। लेकिन इजराइल जो है वो फाइनली एग्री कर गया कि भाई अगर सऊदी अरेबिया हमें रिकॉग्नाइज़ करेगा और ज्यूज़ को हेट नहीं फैलाया जाएगा सऊदी अरेबिया में, उनकी किताबों में, उनके सिलेबस में, तो हम एग्री कर जाते हैं। और वो मेगा डील साइन होने वाली थी। सो फार बहुत बड़ी डील हो गई है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि सऊदी अरेबिया इन एनी सिचुएशन अपने न्यूक्लियर वेपन सबसे पहले बनाएगा, ईरान से पहले बनाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली वो तो लीगल तरीके से बना रहा है ना, ईरान तो चुप के बना रहा है। तो ईरान ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। और सऊदी अरेबिया और इजराइल में अगर डील हो गई, इसका मतलब क्या है कि पैलेस्टाइन का इशू हमेशा के लिए ख़त्म, ठीक है। मोस्टली जो अरब कंट्रीज़ है, मुस्लिम कंट्रीज़ है, वो सऊदी अरेबिया के पीछे पीछे ही तो चलते हैं, ठीक है। ये मेगा डील थी। इस मेगा डील को ना होने देने के लिए अक्टूबर 7 का अटैक हुआ था, इतना गंदा वाला, ठीक है। अब वो जो अटैक हुआ था वो मेगा डील नहीं हुई, ठीक है, रुक गई। लेकिन ईरान को इतना गंदा लगा, इजराइल ने रिवेंज का पूरा सोच लिया। अब इजराइल बहुत साल से एक प्रोग्राम पे काम कर रहा था, एआई बेस्ड वॉरफेयर। हाँ, बहुत डेंजरस है वैसे वो चीज़। उसमें वो 3 मॉडल्स प्रिपेयर कर रहा था। एक था गॉस्पेल, एक था वेयर इज़ डैडी,
और एक और था, उसका नाम मैं भूल गया यार, पर ठीक है मैं नाम बता दूंगा आपको। उसमें एक एआई मॉडल तो ये बताता था कि टावर्स के थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्या बातें हो रही हैं। बातें तो नहीं पढ़ सकते, एनक्रिप्टेड होता है, लेकिन लेट्स से आप एक मिलिटेंट हो, आपके पास जिसके भी कॉन्टैक्ट्स है ना, उन सबको एआई ट्रिगर कर लेगा, ठीक है। तो गॉस्पेल का काम ये था कि कौन सी बिल्डिंग में अटैक, कौन सी बिल्डिंग में ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो सकती है। मान लो आपके थ्रू हमने देखा कि भाई आपको 100 में से मैंने पॉइंट दे दिया कि तुम 90 पॉइंट है तुम्हारे, तुम मिलिटेंट हो सकते हो। हरामी हो वो हाँ पे रुक गए भाई। आपके 50 हो गए, आपके 40 हो गए, ठीक है। लेकिन अगर 90 वाले 10 बंदे एक ही बिल्डिंग में हैं तो गॉस्पेल उसको हाईलाइट कर देगा। ओके। फिर दूसरा एक और था जो क्या हाईलाइट करेगा, बंदे को हाईलाइट करेगा, दूसरा वाला। अब वो बंदे को हाईलाइट करेगा, गॉस्पेल बिल्डिंग को हाईलाइट करेगा, मतलब प्लेस और पर्सन हाईलाइट हो गए। अब तीसरा था वेयर इज डैडी, मतलब वेयर इज डैडी मतलब वो इंसान का है, ठीक है। अब वो इंसान का है, वो वेयर इज डैडी का काम है, ठीक है। तो उन्होंने उस एआई मॉडल को एक्टिवेट ग्रीन सिग्नल दे दिया। एक पीक टाइम पे वो 37,000 टारगेट्स को लॉक कर चुका था। 37,000 मतलब कि आपका ड्रोन जाएगा, मार के आएगा वन टाइम में ही। वन टाइम कह लो, या फिर हाँ काइंड ऑफ वन टाइम भाई तो 37,000 लोगों को आप टारगेट करोगे तो क्या होगा। 37,000 को टारगेट कर रहे हो, चाहे आप 2 दिन ले लो, 4 दिन ले लो, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट है यार। तो जब ये हुआ तो हिजबुल्लाह मतलब ईरान की प्रॉक्सी, तो उसका जो लीडर था हसन नसरल्ला, उसको ये रियलाइज़ हो गया कि ये एआई एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। उसने ये आके सबको बोल दिया कि अपने फ़ोन्स फेंक दो, वाईफाई व्हाट्सएप कुछ इस्तेमाल मत करो, हम वापस डिजिटल की बजाय एनालॉग पे जाएंगे। एनालॉग मतलब पेजर। और सरप्राइजिंग ये है कि इजराइल को पता था कि ये पेजर पे आएंगे, तो उन्होंने वो पेजर जो है उस कुछ टाइम पहले ही एक शेल कंपनी बनाई यूरोप में। शेल कंपनी मतलब जो कंपनी होती नहीं है, दिखती है पेपर्स में, और उस पेजर्स खरीदवाए उस कंपनी को, और वहाँ से हिजबुल्लाह को सप्लाई करवाए, और उन पेजर्स में पहले से ही फिटिंग कर रखी थी। तगड़ा प्लान बनाया भाई। ये बहुत आगे चल रहे हैं भाई लोग, अब डिफेंस बहुत ज़्यादा वो हो गया है। और आप एआई वॉरफेयर की बात कर रहे थे, जो हमने ऐसे सुना है जो स्कूल पे अटैक हुआ जिसमें बच्चे मरे, वो भी एआई की मिस्टेक थी। वो पहले हेडक्वार्टर था, वो पहले स्कूल जो था वो उसी में था, मतलब जो उनका बेस था, मिलिट्री बेस शायद। बाद में वो स्कूल अलग कर दिया गया क्योंकि वो डेंजरस हो जाता है सिचुएशन। तो लेकिन वो मतलब मैप्स में देखोगे तो वो अलग था, लेकिन वो उन्होंने शायद अपडेट नहीं करा सिस्टम, वो 10 साल पुराना सिस्टम यूज़ कर रहे थे, तो उसने पूरा ही उड़ा दिया। भाई वैसे जैसे हम भी वॉर की बात कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है 2-3 देशों में, और हर जगह इसी की बात हो रही है पूरी दुनिया में, लेकिन हम लोग भी वही चीज़ उस बारे में बात करते हैं जो हमें कंटेंट फीड किया जाता है हमारे सोशल मीडिया पे। कुछ बातें ऐसी भी आ रही थी, या कुछ कंटेंट मैंने ऐसा भी देखा कि लोग कह रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स को ढकने के लिए 2 नेशंस में लड़ाइयाँ करा दी हैं। अब एप्स्टीन फाइल्स की कोई बात ही नहीं कर रहा है और इस बारे में चर्चा हो गई हर जगह। तो आपको क्या लगता है, ये पॉसिबिलिटी है? देखो मैं बताता हूँ क्या होता है, चीज़ें कैसे होती हैं, जो तगड़े तगड़े लोग हैं वो कैसे करते हैं चीज़ें। जैसे मान लो मेरी प्रायोरिटी है कि एप्स्टीन फाइल्स की न्यूज़ आने वाली है, दबानी है, ठीक है, तो मैं ये देखूंगा मेरे पास टास्क एट हैंड कौन कौन से हैं। मतलब मेरे एक तीर से 4-5 निशाने होने चाहिए, एक नहीं। अब अगर उन्हें ईरान को टारगेट करना ही है तो वो उसको प्लान ऐसे करेंगे कि भाई मेरा स्पेसिफिक टाइम तो ये होगा। समझ रहे हो आप कि अगर एप्स्टीन का मुद्दा ज़्यादा उठ रहा है तो मैं यहाँ चाहता हूँ इसको उठाना, ईरान वॉर को, जबकि वो उठना था, होना तो वो था, प्लेसमेंट कर दी। टाइम मैं डिसाइड करूँगा बीइंग पावरफुल पर्सन। और ये यूजुअली बहुत ज़्यादा होता है, जितना लोगों को पता भी नहीं है। जिस टाइम पे ईरान कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ ईरान की आ रही है, उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी डील साइन हुई हैं जिनका आप मतलब जिनकी न्यूज़ टॉप पे आने वाली थी लेकिन नहीं आई फिर। करेक्ट। जैसे चैट जीपीटी की पेंटागन से डील्स हो गई कि भाई तुम डेटा दोगे, ये दोगे, ये बहुत बड़ी न्यूज़ बनती है यूएसए में, लेकिन नहीं बन पाई। तो वो प्लान करके रखते हैं वो कि एक मेजर इवेंट आने दो, वहीं पे सब कर देंगे, और अगर मेजर इवेंट नहीं आया तो करवा देंगे मेजर इवेंट। कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, आप ये कह रहे हो कि कोइंसिडेंस नहीं होता कभी भी, कुछ भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है सब कुछ। हाँ, साइड में बिल गेट्स भी डील पे डील कर रहा है भाई, ये भी सुनने में आ रहा भाई। बिल गेट्स पे आपने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, थोड़ी उसकी बात करते हैं, क्योंकि अभी एप्स्टीन फाइल्स में वो भी आया कि भाई पैंडेमिक लाया गया था और उसकी वैक्सीन्स बहुत ज़्यादा, वैक्सीन को लेकर लोगों में बीमारी दी गई, बहुत लोग हार्ट अटैक, इनफर्टिलिटी, बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करी लोगों ने वैक्सीन के बाद।
और बहुत टाइम पहले ही उसने आके बोल दिया था कि वॉर जो छिड़ेंगे अब वो मिसाइल वाले नहीं, ये बायोलॉजिकल वॉर छिड़ेंगे। तो वो वही कह रहा है, फिर उसके मेल्स भी यही आए। तो भाई एक तरीके से मेल्स क्या है? मेल्स यही वाले कि मेल में नाम आए कि भाई वही की कोविड प्लानिंग कर रहे हैं और वो वाली चीज़ें पैंडमिक की। तो वही वाली चीज़ है कि भाई सब कुछ एक तरीके से प्लान्ड ही है। और ये भी बिल गेट्स भी अब अपने को बढ़ाने के लिए कर ही जा रहा है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट। और अभी इसका ये भी सुनने में आया है कि ये सूरज की रोशनी को ढकने के लिए भी एक चीज़ बना रहा है कि भाई लोगों इंसानों तक भाई वो ना आए, सूरज की रोशनी ना आए। तो ये भी एक भाई अलग चीज़ है आगे की फ्यूचर की प्लानिंग। हाँ, अरे मतलब गेम तो चलता ही है। चीज है, ये भी एक चीज़ है भाई। भाई सूरज। अरे ये तो कम सरप्राइजिंग है। अभी वो सुना है आपने कि वो बटर बनाया है लैब में? ना, आप बताओ आपने क्या रिसर्च करी? लैब में चिकन बनाया है उन्होंने, मतलब प्रॉपर चिकन जो आप बर्गर में खा सकते हो। अगर आप नॉन वेज हो तो बर्गर में डाल के खा सकते हो। हाँ ये देख, सब लैब में बनाया, कोई एनिमल नहीं, कोई प्लांट नहीं, कुछ नहीं। वो बिल गेट्स के थ्रू जो फंडिंग कंपनी, ये वीगन मीट टाइप का हो गया एक तरीके से। भाई ये ना प्रॉपर मीट बनाया गया है। वीगन मीट तो वो हो गया ना जिसमें प्लांट्स इस्तेमाल हो रहा है, फिर भी plant-based, हाँ। वो है ही नहीं, वो केमिकल्स से बनाया हुआ है। सिंपल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है वहाँ से ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली और हाइड्रोजन ले लिया पानी से। और जो फैट्स होते हैं ना, फैट मतलब बटर, वो उन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस लगा दो तो वो और बनाया है। वो टेस्ट भी किया गया कि इसका टेस्ट कितना सिमिलर है एक्चुअल से, और वो बिल्कुल मैच हो रहा है, कोई बता ही नहीं सकता। मतलब प्योर केमिकल्स हैं वो, मतलब और out एक of कंपनी nowhere। ये भी कर रही है कि भाई आप सनलाइट खरीद सकते हो बेसिकली, जब चाहो रात में सनलाइट आपके घर पे आ सकती है भाई। वो घर पे नहीं है, वो एक रीजन पे है। मतलब वो रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल एक कंपनी है जो ये कर रही है अब। ये तो इस बारे में मैंने नहीं सुना। पर आपने बिल गेट्स पे क्या रिसर्च करी भाई? देखो भाई, बिल गेट्स है एक ऐसा इंसान जिसको पावर पसंद है, ठीक है। हर किसी का एक डार्क डिजायर होता है, मैं तो ये मानता हूँ, ये बात तो सच है वैसे, आपका भी और किसी का एक डार्क डिजायर होता है जो इतना डार्क तो नहीं होगा पर किसी का। हाँ, वो इतना डार्क होना भी नहीं चाहिए। जिस लेवल का आदमी होता है भाई, मुझे लगता है उसका डार्क बढ़ता ही चला जाता है। मतलब डार्क डिजायर मैं ऐसे कह रहा हूँ, जैसे कुछ लोग अटेंशन सीकर्स होते हैं, है ना, कुछ लोग, हाँ तो इस पे ही रह लेते हैं, चलो। तो अटेंशन सीकर्स होते हैं, तो वो अटेंशन सीकिंग के लिए कुछ भी करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा भी कमाते हैं ताकि उन पे अटेंशन रहे। तो कुछ लोगों का होता है कि वो राजा ही बन के रहना चाहते हैं। तो बिल गेट्स का सीन है राजा वाला, ठीक है। ग्लोबल हेल्थ को सो फार वो बंदा ऑलरेडी कंट्रोल करने की कगार पे है। जैसे भाई वो इंसान WHO का हाईएस्ट डोनर है, उसकी फाउंडेशन प्राइवेट में, वर्ल्ड बैंक का हाईएस्ट डोनर है, यूनिसेफ का हाईएस्ट डोनर है, मतलब ओवरऑल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका हाईएस्ट डोनर है, ठीक है। भाई इससे तो हमें ये लगता है कि कितना अच्छा आदमी है यार, बेचारा गरीबों की मदद कर। एट द सेम टाइम मलेरिया, पोलियो, इन जैसे जो डिसीजेस हैं उस पर बिल गेट्स ने बहुत फंडिंग दी है उनको ख़त्म करने के लिए परमानेंटली। लेकिन उसका डार्क ट्रूथ ये भी है कि जब तुम मलेरिया या ऐसे इन्फेक्शियस डिसीजेस को ख़त्म करते हो ना, तो तुम कोई ऐसा नहीं है कि रामबाण मार रहे हो। तुम क्या करते हो कि तुम वैक्सीन्स बनाते हो जो तुम्हारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इंसान की। और वही इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला जो इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं, जैसे कि मैट्रिक्सम, वही केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं हर तरह के इन्फेक्शियस डिसीज़ को ठीक करने में, ठीक है। और जब लोग, एक तो चालू लोग बहुत हैं दुनिया में, चालू मतलब जो मेहनत करते हैं अच्छे से, तो उन्होंने ना क्या करा कि बिल गेट्स की फाउंडेशन WHO को जो डोनेशंस देती है, तो ये तो पता करा जाए कि वो खर्च कहाँ करते हैं। तो पता चला कि बिल गेट्स की फाउंडेशन डोनेशंस तभी करेगी जब तुम उनके हिसाब से खर्च करोगे। और उनके हिसाब से खर्च करने का मतलब ये है कि 83% पैसा सिर्फ इन्फेक्शियस डिसीज़ पे खर्च होता है। और जो असली डिसीजेस हैं इस दुनिया के, कैंसर, हार्ट अटैक, जो लिटरली लोगों को मारते हैं, मलेरिया यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी है यार, मतलब है बड़ी पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो जो लिटरली लोगों को मारते हैं उस पर सिर्फ 1% पैसा खर्च होता है WHO का, जो बिल गेट्स के थ्रू जा रहा है। पर वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन्फेक्शियस डिसीजेस पे WHO फोकस करेगा, तो वो पैसा वहाँ खर्च करेगा जिसमें वो ये दिखाएगा कि मलेरिया कितना इंपॉर्टेंट है, पोलियो कितना इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्शियस डिसीज कितने इंपॉर्टेंट है। उन्हीं की बातें करते रहो, और उससे क्या होगा, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी बिल गेट्स की फाउंडेशंस की। और वो जो केमिकल्स हैं जो वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं, वो फ्यूचर में आने वाले सारे इन्फेक्शियस डिसीजेस में यूज़ होने वाला है। और उसका पेटेंट किसके पास है? उन कंपनीज के पास जो बिल गेट्स द्वारा सपोर्टेड है, डोनेटेड है। उनका इंटेलेक्चुअल राइट्स तो उनके पास ही है। अब बिल गेट्स अगर बहुत भला इंसान है, जैसे भाई कह रहे थे, तो मैं एक सवाल पूछता हूँ सिंपल सा। कोविड के टाइम पे जब वैक्सीन बन गई थी, है ना भाई, आपको कह रहा हूँ कोविड के टाइम पे जब वैक्सीन बन गई थी, तो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने बोला था कि भाई एक काम करो, वैक्सीन के जो इंटेलेक्चुअल राइट्स है उनको पब्लिक कर दो यार,
क्योंकि भाई लोग मर रहे हैं, वैक्सीन सब बना लेंगे, तुम उसका पेटेंट वेटेंट हटा दो। भाई मीडिया में आके ये आदमी लड़ गया था, बिल गेट्स। क्या कह रहा था उस टाइम? ये कह रहा था कि ये ऐसे कंट्रीज कैसे वैक्सीन बना लेंगे, फ्री में क्यों दे दें, और ये तो गलत वैक्सीन बना लेंगे तो वैक्सीन से भरोसा उड़ जाएगा। और इंडिया लिटरली दुनिया की फार्मेसी है, इंडिया बना के दवाई भेजता है। वो हमें कह रहा है कि हम गलती कर देंगे कुछ, और बाद में वैक्सीन बनाई भी हम नहीं तो हम गलती कर देंगे। मेन चीज़ ये थी कि वो पेटेंट का तो उसका गेम ही है। अब आप यहाँ पे ये चीज़ सुनना, देखो इन्फेक्शियस डिसीजेस को ठीक करने के लिए वैक्सीन्स हैं, जो मेडिसिन हैं, वो सो फार उसकी फाउंडेशन ने अच्छा खासा कंट्रोल कर लिया, ठीक है, मतलब आपकी मृत्यु ना हो वो कंट्रोल कर लिया। अब वो बटर वाली बात आ गई, आर्टिफिशियल फूड बना रहा है तो वो कहता क्या है उसमें, लैब मीट या लैब बटर पे वो ये कहता है कि 8 बिलियन लोगों को खाना खिलाना, ठीक है, ये चीज़ नॉर्मली नहीं हो पाएगी और इससे क्लाइमेट को बहुत नुकसान होता है, इसीलिए लैब का खाना, लैब की वो। तुम जिंदा किस चीज़ से रहते हो? फूड से। तुम्हारी ज़िंदगी से लेकर मौत तक अगर उसका कंट्रोल है तो तुम हो कौन? और वो कौन है? वो राजा है बिना इलेक्शंस के। सही बात है भाई। ये डार्क डिज़ायर है भाई, क्रेजी गेम चल रहा है यार। एट द सेम टाइम। भाई वो आदमी ये कह रहा है कि लैब का मीट, लैब का बटर, लैब की ये चीज़ें। हाँ भाई। तो जब लैब में बना रहे हो तो बिल गेट्स यूएसए में सबसे ज़्यादा फार्मलैंड क्यों ओन करता है? भाई तुम लैब पे इतना भरोसा कर रहे हो तो उसे ही रखो ना फिर। सही बात ये है, क्या बात हुई? सबसे बड़ा किसान बन के बैठा हुआ। और भाई इंडिया में भी तो ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की डील करना चाह रहे थे कि डेयरी प्रोडक्ट्स घुसाओ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स घुसाओ। इंडिया ही तो लैब है उनकी। ये तो बिल गेट्स ने खुद बोल दिया पॉडकास्ट में कि वी ट्रीट इंडिया एज अ लेबोरेटरी एंड देन वी इम्प्लीमेंट दोज स्ट्रेटजीज टू सम अदर प्लेसेस। बताओ, मतलब इंडिया तो टेस्टिंग बना दिया इसने कि टेस्टिंग कर रहा है। चूहे। अब इतना कुछ मिलने के बाद आप कहो कि सब कुछ कोइंसिडेंसेस है। भाई इसकी इन्वॉल्वमेंट होना वैसे एप्स्टीन फाइल में ये दिखाता है कितनी बड़ी डार्क डिजायर्स हैं इसकी। इसका ये भी तो आ रहा था भाई कि ये इसको एसटीडी हो गई थी वहाँ एप्स्टीन आइलैंड पे, ये छोटी बच्चियों के साथ इन्वॉल्व था। इसकी वाइफ इसे एक्सपोज करना चाह रही थी, उसे भी इसने फिर पैसे वैसे दे के चुप कराया। इसकी वाइफ ने तो इंटरव्यू में बोला है ना कि मुझे डाइवोर्स लेना ही था, बस लेना ही था। समझो, मैं लेना ही था। बोल कुछ नहीं पा रही थी। बोला उसने। तो खेल तो है ही भाई। अब खेल ऐसे हैं कि भाई पावर इतनी है ना कि तुम कुछ कर नहीं सकते। हाँ, अच्छा भाई, हम ये बात भी कर रहे थे खमीनी की कि भाई वो इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया कि इंडिया में भी लोग उसके लिए बुरा मान रहे हैं। मतलब इतना ईरान में नहीं मान रहे या कहीं और नहीं मान रहे, इंडिया के अलावा भी और भी जगह हैं। ईरान, मैं बता रहा था ना आपको कि ईरान इज़ नॉट अ कंट्री, इट्स एक्चुअली ग्रुप ऑफ कंपनीज, ठीक है, जिसको वो बढ़िया तरीके, स्टारफिश। तो इसमें एक मेजर प्रॉब्लम ये थी कि मुस्लिम्स कंट्रीज़ में शिया सुन्नी की बहुत लंबी लड़ाई चली है, तो उनको एक करना इज़ लिटरली इम्पॉसिबल। लेकिन वो एक बंदे ने किया था, कासिम नाम था उस बंदे का। वही नाइटमेयर है एक्चुअली इजराइल के लिए सो फार। वो अब तो नहीं है, उन्होंने असैसिनेट कर दिया, पर उस बंदे ने स्टारफिश क्रिएट करी थी। लेकिन बात यह है कि शिया सुन्नी को ने एक कैसे किया। उसको पता था कि सुन्नी मुस्लिम्स यूजुअली आर वेरी मच लॉयल टू पैलेस्टाइन इशू, ठीक है, पैलेस्टाइन के लिए उनको एक करना इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो तुम्हें क्या है, पैलेस्टाइन के लिए ईरान को लड़ना पड़ेगा। हालांकि ठीक है, वो सुन्नी मुस्लिम्स का इशू है, लेकिन ईरान लड़ेगा। ईरान इज़ शिया मेजॉरिटी। अब शिया मुस्लिम्स को एक करने के लिए कुछ चाहिए था। तो शिया मुस्लिम्स जो है ना, वो यूजुअली ऐसा मानते हैं कि हमारे एक 12th इमाम है जो दुनिया की नज़र से गायब हो गए हैं और वो वापस आएंगे एक दिन, ठीक है। तो ईरान ने इस कासिम जो बंदा है, इस मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया कि इमाम जब आएंगे तो ठीक है, पर आप उनका वेट मत करो। आपके लिए एक वालियत, मतलब उसकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो सॉरी, ये है प्रोनाउंसिएशन, विलायत फ़की, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं गार्जियनशिप ऑफ द इस्लामिक ज्यूरिस्ट, मतलब एक डिवाइन टीचर, डिवाइन गार्जियन, ठीक है। वो डिवाइन गार्जियन है, मतलब ऊपर वाले की तरफ से आपको गाइड करने वाला गार्जियन वो है। तो शिया मुस्लिम के लिए वो गार्जियन है, और वो प्रोपोगेंडा बहुत लंबे स्केल पे चला है, बहुत गहरे स्केल पे। और वो यार आप समझ गए, अब अगर वो डिवाइन गार्जियन है तो वो सबके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। यहाँ से शिया और सुन्नी दोनों जो है, वन ऑफ द लीस्ट पॉसिबल टास्क जो था शिया सुन्नी को एक करना, वो उन्होंने कर दिया। उसी वजह से स्टारफिश फॉर्म हुआ। और इस चीज़ को देख के मोसाद और इजराइल भी एक्चुअली बहुत शॉक थे। उनको लिटरली रियलाइज़ नहीं हुआ था कि इतना ज़्यादा ये ईरान ने गेम खेल दिया है। उनको पहले ये लग रहा था कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें तो हेट ही करती है क्योंकि हम ज्यूज़ हैं।
लेकिन उनको ये पता नहीं था कि सब जुड़ी हुई हैं, ये तो फ्रेंचाइजी मॉडल बन गया है। तो मतलब तुम एक पे अटैक, तुम हमास पे मारोगे तो हिजबुल्लाह मारेगा, हिजबुल्लाह को मारोगे तो ईरान मारेगा, ईरान को मारेगा तो कताइब हिजबुल्लाह मारेगा। तो यूजुअली लोगों को लगता है कि इजराइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर सामने वाला वीक नहीं है। पर वो इंडिया में इतना इम्पैक्ट उनका इसलिए ही आया क्योंकि वो उसे स्पिरिचुअल लीडर मानते थे अपनी कम्युनिटी का एक तरीके से। पर इसको भी आप, इसका पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है या नहीं, कि बाहर एक मैसेज जाए कि भाई हम तो ईरान के साथ सिंपैथी रखते हैं, ऐसा तो मैंने बताया ना कि दो ही तरह के एक्सट्रीम, मतलब दो तरह के लोग बहुत है ना दुनिया में, जो एक तो पैलेस्टाइन के साथ बहुत ज़्यादा वो रखते हैं, उनकी इमोशंस हैं, और दूसरे जो शिया मुस्लिम्स हैं वो रिलीजियस लीडर की तरफ हो गए। तो जब वो दोनों एक हो गए तो सो फार उनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो गया, स्ट्रॉन्ग ही हर चीज़ हो गया। तो वो एकता दिखती भी तो है, इशू ही ऐसा हो गया। और भाई आपके हिसाब से मतलब जैसे चल तो रही है वॉर, तो मेजरली इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही है, पर आगे जाके अभी क्या लग रहा है आपको कि कितनी लंबी चल सकती है, और कंट्री खुल के कौन सी इन्वॉल्व हो सकती है? मेरे को नहीं लगता खुद के कोई और कंट्री इन्वॉल्व होएगी सो फार, क्योंकि सभी को पता है कि अब लड़ाई दिक्कत ये है कि इकॉनमी एक दूसरे से उलझ चुकी हैं, इतनी उलझ चुकी हैं कि आपकी कंट्री की इकॉनमी बर्बाद हो जाएगी लड़ाई अगर मेजर वॉर शुरू हुआ। इसीलिए कोई इन्वॉल्व होना नहीं चाहता अब। यूरोप ने भी सीधा मना कर दिया। हाँ, स्पेन नहीं कर रहा, सीधे स्पेन ने तो बोल दिया हम नहीं करते, कर लो जो करना है। एक्चुअली ईरान ने इसमें भी गेम खेला। ईरान ने एक अनाउंसमेंट करी कि जो यूएस के और इजराइल के एम्बेसडर्स को सस्पेंड करेगा उसका तेल हम जाने देंगे। वो उसे पता है कि सस्पेंड कोई कर नहीं पाएगा सो फार, लेकिन सस्पेंड करने से उसे फ़र्क नहीं पड़ता। उसको फ़र्क किस बात से पड़ता है कि वहाँ की जनता उनको बोलेगी कि तुम सस्पेंड कर क्यों नहीं रहे हो, हमें तो तेल चाहिए, हम यूएस इजराइल के थोड़ी सगे हैं। और जनता बोलेगी तो अगली बार जो गवर्नमेंट आएगी वो उसी जनता का वोट लेके तो आती है, तो अगली बार जो गवर्नमेंट आएगी वो सोफार ईरान के फेवर में आएगी। फिर मतलब वो फ्यूचर का भी सोच के चलते हैं। अगर ये वॉर और लंबी चल गई तो इंडिया पे कुछ मेजर कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं और ज़्यादा। लंबी वॉर चल गई तो हर किसी पे कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे और इंडिया पे भी आएंगे। हालांकि इंडिया बहुत अच्छी जगह पे खड़ा हुआ है सो फार, लेकिन फिर भी कॉन्सिक्वेंसेस तो अच्छे खासे आएंगे। हम कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, जैसे क्रूड ऑयल हमारे पास इतना नहीं होता, हम बाहर से ही मंगाते हैं। एलपीजी भी हम बाहर से मंगाते हैं, कतर से हमारी सप्लाई लाइन चलती है। तो वो प्रॉब्लम्स हैं यार, वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो रहेंगी। हमारे पास जो अपना खुद का है वो तो हम मैनेज कर लेंगे। तो वॉर हुआ तो फिर तो दिक्कत होगी भाई। चलो ये तो हुई वॉर की बात, पर मैं आपसे वैसे ही अब थोड़ी कंटेंट क्रिएशन की बात जानना चाहता हूँ कि आपके रिसर्च सोर्सेज क्या रहते हैं, आप कितना टाइम स्पेंड करते हो रिसर्च में, और कौन सी सोर्सेज पे आप डिपेंड करते हो, क्योंकि मीडिया तो नहीं है और लोग आपको लुक अप टू करते हैं अब, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर ने ये गैप फिल करा है। तो आपकी क्या सोर्सेज रहती है रिसर्च की, और आप कितना टाइम देते हो? मेरे सोर्सेस क्या रहते हैं मेरे, यार देखो, मोस्टली तो मैं देखो जेमिनाई और चैट जीपीटी मैं इतना यूज़ नहीं करता क्योंकि वो मक्खन लगाता है यार। भाई वो बहुत तगड़ा मक्खन लगाता है। मैं क्या वो इतना चने की झाड़ पे चढ़ा देता है, चढ़ा तो देता है। वाह क्या सवाल पूछा है उस्ताद, वाह। तो मैं ना जेमिनाई वगैरह का और एआई मॉडल्स का बहुत गंदा इस्तेमाल करता हूँ अच्छे तरीके से। उसमें भी एक ट्रिक होती है, अगर आप ये पूछोगे कि वॉर में क्या चल रहा है तो आप थोड़ा उल्टे तरीके से सोचो। आप चैट जीपीटी बन के सोचो या जेमिनाई बन के सोचो। आप पूछ रहे हो वॉर में क्या चल रहा है, अब मैं जेमिनाई हूँ, अब मैं कैसे समझूं कि तू पढ़ा लिखा है या तू बेवकूफ़ है या फिर तू 10वीं पास है, क्या है मेरे हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। मैं इतना जेनरिक करने की कोशिश करूंगा कि हर किसी के समझ में आ जाए, फिर तुम्हें वो आंसर पसंद नहीं आएगा। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ऐसे बिहेव करना है कि मैं अकेला इस पूरी दुनिया में ऐसा बंदा हूँ जो ये सवाल पूछ रहा है, अब जवाब दे। मतलब इतना उसको बारीक कर देना है उस क्वेश्चन को। अच्छा, हाँ, प्रॉम्प्ट एकदम प्रिसाइज लिखते हो आप उसमें कि हाँ। जैसे मैं अगर ईरान, जो आपने बोला था ना ये विलायत ए फ़कीह वाली बात है, तो मैं ये पूछता कि भाई इंडिया के लोग खमीनी साहब के लिए इतना ज़्यादा लॉयल क्यों हैं। और मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ तुझसे कि तू मुझे ओवरव्यू दे, मुझे तू ये बता कि खमीनी साहब के लिए ही क्यों है। रिलीजियस लीडर तो मुस्लिम्स में हज़ारों होंगे, फिर खमीनी साहब ही क्यों। फिर वो मेरे को वहाँ तक लेके जाएगा कि इसलिए, फिर वो समझ चुका है कि इसे इतना तो पहले से पता है। अच्छा, वो चीज़ है। सिर्फ ऐसी मॉडल्स पे डिपेंडेंट रहते हो या फिर और भी कुछ वेबसाइट्स या और? वो तो तब आता है जब रिसर्च वाला पार्ट शुरू हो गया। उससे पहले जो मैं चीज़ों पर डिपेंडेंट रहता हूँ ना, वो यूजुअली ट्विटर पे कुछ ऐसे एनालिस्ट्स हैं जो दिमाग से बहुत ही तेज़ हैं।
लेकिन उनको कैमरा यूज़ करना नहीं आता, तो मैं उसका फ़ायदा उठा लेता हूँ क्योंकि वो कैमरा, मेरे को ऐसा लगता है वो कैमरे पे नहीं आते, अच्छा। वो लिखते हैं, तो वो मैं एनालिसिस उठाता हूँ, फिर मैं ये AI मॉडल्स का इस्तेमाल करता हूँ। ये परफेक्ट स्ट्रेटेजी रहती है। इंडियन न्यूज़ चैनल्स पे कितना बिलीव करते हो? किसी भी प्रकार की? नहीं, मैं इतना कुछ खास नहीं करता, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जो एंकर है, जो बोल रहा है, उसको नॉलेज उसे नहीं पता, रिसर्चर जो है वो बोल नहीं रहा, तो यहाँ तो बहुत बड़ा गैप है। वही चीज़ नहीं पसंद आती मेरे को तो पहले तो। और वो ध्रुव राठी कैसा लगता है? अरे यार ये भी सवाल आना था क्या? बता दो क्या हो देखो, गया। कंटेंट क्रिएटर्स को भी आजकल जैसे बुलाया जा रहा है कि भाई हमारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में आओ, हमारे साथ काम करो, कैंपेन्स भी आते ही हैं, ये बात कोई छुपी नहीं है कि कैंपेन्स भी आ रहे हैं। जैसे अभी अरावली हिल्स वाला था, उस टाइम पे भी कैंपेन्स आ गए थे, और भी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के टाइम कैंपेन्स ले आती हैं, तो क्रिएटर्स पे भी मतलब प्रेशर रहता है, या मैनिपुलेटेड न्यूज़ दे सकते हैं वो लोग भी। तो आपको कैसा लगता है कि जो क्रिएटर्स जियोपॉलिटिक्स बना रहे हैं? हाँ, मैनिपुलेटेड न्यूज़, मैं उसे मैनिपुलेशन ज़्यादा ये बोलता हूँ कि वो पर्सनली ही एक्चुअली बायस्ड है, पहले से उसके दिमाग में ही वो बायसिंग भरी हुई है, लोगों के दिमाग में। तो अब ध्रुव राठी कैसा लगता है यार, मेरे को नहीं लगता कि वो इतना स्मार्ट है जितना लोग समझते हैं। वो मॉडरेट लेवल पे उसका IQ है, सो फार मॉडरेट लेवल पे ही उसको रिसर्च करना आता है, और बस एक चीज़ में बहुत स्मार्ट है वो, कि पब्लिक की अटेंशन को कैसे ग्रैब करना है, और मुझे लगता है उसमें भी वो फंस चुका है क्योंकि जब तुम एक ही तरफ के सब्सक्राइबर्स हज़ार, मतलब लाखों ले लो ना, लाखों भी कहाँ, करोड़ों ले लो, तो अब तुम उनके खिलाफ बोल ही नहीं सकते। अब तुम बोलोगे तो फिर व्यूज़ नहीं आएंगे। आप एक बात बताओ, आप हो, ठीक है, मैं आपका बहुत तगड़ा दोस्त हूँ, हमारी बहुत बातचीत बहुत बढ़िया बनती है, क्या आप 100% ऑफ द टाइम्स वही बात बोलोगे जो मैं बोलूँगा? उसके अलग बहुत बार होगा जो अपनी बीवी के भी एंटी बोल देते हैं हम, कई सारी बातें जो हम मानते नहीं है बिल्कुल भी। सही बात है। पर ध्रुव राठी बीजेपी के फ़ायदे में एक चीज़ नहीं बोल सकता, तो वो कितना गंदे रिलेशनशिप में है अपने सब्सक्राइबर्स के साथ कि भाई एक बात तो बोल दे। सही कह रहे हो। समझ रहे हो? ऐसा जैसे आप मेरे को समझ रहे होगे कि मैं राइट लीनिंग हूँ, लेकिन वो मेरा दिमाग का पर्टिकुलर एक वो है कि मैं मानता हूँ कि उधर जाऊँ, मैं सोच रहा हूँ वो वहाँ तक सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ उस रिलेशनशिप में हूँ कि मैं तेरे अगेंस्ट नहीं बोल सकता। दिल्ली में AQI से लेके हर चीज़ के इशू पे मैं बोला हुआ हूँ, बहुत बोला है मैंने, तो मेरा कोई वो वाला रिलेशन नहीं है, उसका वो गंदा रिलेशन बन गया है। आपको कभी ये प्रॉब्लम आई है कि ये कंटेंट हटा दो, या एकदम से आपने नोटिस करा हो यार हेटफुल कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा आने लग गए, या कुछ ऐसा कि आपको फिशी लगा हो कभी अपनी वीडियोस को लेके? कि फिशी यार, किस सेंस में? इस सेंस में कि जैसे होता कि है ना मैंने कि गलती मेरे कर दी। खिलाफ कैंपेन सा चल गया, या मेरी वीडियो हटवा दी गई, या मेरे पे एकदम से यार रेज आ रही है, ऑडियंस की नेगेटिविटी बहुत आ रही है, ऑडियंस की तरफ से या कमेंट्स गवर्नमेंट का की तरफ से? कैंपेन तो नहीं चल गया किसी ने, मतलब चलवाता तो कोई ना कोई पर्सनल एजेंडा से है। अब जैसे सपोज आपने बीजेपी के अगेंस्ट कुछ बना दी, तो एकदम से गाली सी पड़ रही है, तो थोड़ा फिशी लगता है ना कि यार पोस्ट खोल के देखो तो प्रोफाइल भी ऑथेंटिक नहीं लग रही। अच्छा बेसिकली जो आपको हेट मिल रही है, ये कह रहा है किसी ने आपके ऊपर जानबूझ के हेट डलवाई है, पेड कैंपेन रन किया हो। अच्छा, मेरे खिलाफ तो सो फार मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हुआ है। मैंने बस एक चीज़ नोटिस करी है कि मैं अगर बीजेपी के अगेंस्ट कुछ बोलता हूँ तो मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे को थोड़ा उल्टा बोल सकते हैं, और बाकी ये बोलते हैं कि भाई ठीक है ऐसे है पर ऐसे भी तो है, या फिर कुछ ऐसे बोलते हैं कि भाई तुम सही कह रहे हो, तुम्हें क्वेश्चन करना चाहिए गवर्नमेंट को ना। लेकिन मैं जैसे ही मोदी के सपोर्ट में कुछ बोल दूँ, मेरे कमेंट्स ऐसे आते हैं 1 मिनट में 50। मतलब वीडियो तो देख लो भाई, वीडियो तो देख लो, अभी कुछ वीडियो तो कैसे अपलोड ही तो हुई है 1 मिनट पहले। तो वहाँ मेरे को थोड़ा लगता है कि तुम हद से ज़्यादा कुछ ऐसे बोट बैठे हैं, या फिर पता नहीं क्या है कि मोदी की तारीफ बर्दाश्त नहीं करते थोड़ी सी भी, बहुत ज़्यादा। ये तो चल रहा है भाई। पर आपको क्या लग रहा है भाई, अभी आपका पर्सनल टेक अगर मैं पूछूं बिना बायस हुए, कि करंट गवर्नमेंट का टेक आपको क्या लग रहा है? करंट पॉलिटिकल सिचुएशन कंट्री की क्या लग रही है आपको? जितना ये होक्स बनाया हुआ है भाई, विश्व गुरु हैं और नहीं, ये विश्व गुरु डील तो हम कर कहीं दी, से- वो डील कर दी, ये मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कर दी नहीं, है मैं हमने। ये मानता हूँ विश्वगुरु हम थे और हम सोने की चिड़िया भी थे, पर है नहीं। बस इतना सा गैप है, इतनी सी बात समझ में आ जाए लोगों की तो ठीक है नहीं हम। बनेंगे? बनेंगे कैसे यार, मतलब देख के नहीं, मतलब मैं तो यार अभी यमुना देख रहा था यार, कैसे बनेंगे यार? मतलब आप नदी यार, वो हम तो गंगा माँ बोलते हैं भैया यार, कहाँ माँ यार, वहीं कपड़े धो रहे हैं, वहीं पता नहीं अब मैं क्या बोलूँ कैमरे पे। तो मैं ऐसे कैसे नहीं बन सकते, ऐसे हमें सिविक सेंस भी नहीं है, हमारे पब्लिक और गवर्नमेंट में भी बहुत बड़ा गैप है।
मैं जैसे काफ़ी मिनिस्टर्स वगैरह से मैं मिल चुका हूँ, ठीक है। मेरे को कई बार मिनिस्टर्स को देख के ये लगता है कि तुम्हारा पर्पस क्या है लाइफ का। मतलब छोटे मिनिस्टर्स जो होते हैं, यूजुअली मिनिस्टर्स नहीं, सॉरी छोटे मिनिस्टर्स नहीं, विधायक टाइप के जो होते हैं, उनके लोग भाई बात करते हैं ना, हमारा ये वाला काम है, ऐसे करवा देंगे, वैसे करवा देंगे। भाई तुम रिप्रेजेंटेटिव हो यार, तुम इस बात का मीनिंग आज तक समझ ही नहीं पाए, है ना। तुम्हारे अंदर ईगो होनी ही नहीं चाहिए इतनी ज़्यादा, जो तो मतलब उनके गुर्गे जो होते हैं, छोटे गुर्गे बोल रहे हैं या जो भी है, उनके छोटे जो बंदे होते हैं, युवा नेता, हाँ युवा नेता। तो भाई हालांकि जब मैं कुछ बड़े बड़े अच्छे लोगों से मिलने लग जाता हूँ ना, जैसे मिनिस्टर्स ऊपर वाले या किसी चीफ मिनिस्टर से मिल गया मैं, वो बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, इनफैक्ट काफ़ी अच्छे से बिहेव करते हैं। अच्छा भाई, राघव चड्ढा के बारे में क्या लगता है आपको? वो भी अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं आजकल, जैसे कि मतलब जिनके बारे में कॉमन मैन सोचता ही नहीं है, और जो कॉमन मैन के हैं कि भाई ये भी मुद्दे हैं, जैसे डिलीवरी बॉयज़ के हो गए, या सिम कार्ड से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड जो उन्होंने इश्यूज उठाए कि भाई आउट गोइंग इनकमिंग कॉल, आउट गोइंग इनकमिंग तो अलाउड होनी चाहिए। तो उस बारे में आपको क्या लगता है कि वो कैसे हैं? अभी हमारी बात हुई थी ना एक चीज़ के, हमारे देश में पॉलिटिशियंस और जनता के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उनका वर्ड्स कैसे रहते हैं कि प्रशासन काम कर रहा है और हम तैयारी कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन वर्ड्स के, इन सेंटेंसेस के कोई मीनिंग नहीं होते। मीनिंग जैसे राघव चड्ढा को पता है कि पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक अटैचमेंट कैसे फील करती है। आप दिन में कितनी बार जोमेटो से ऑर्डर करते हो, लेट्स से कभी तो करा ही होगा। हाँ। तो अगर वो जोमेटो वाले से बात कर रहे हैं, डिलीवरी वाले से, तो वो डायरेक्ट कनेक्शन है। प्रशासन इज़ अ वेरी फॉरेन टर्म टू मी। क्या प्रशासन कैसे, ये लोगों को ये नहीं पता होगा एसपी और सीओ में फ़र्क क्या होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो वो डिफरेंस बढ़ा रहे हो। तो वो राघव चड्ढा जो है, होगा तो खैर ये पीआर वाला ही काम मोस्टली, पर पीआर वाले काम करते हुए भी अगर आप अच्छे क्वेश्चंस उठा रहे हो तो दैट इज़ गुड, वो तो फिर अच्छी चीज़ है ना। तो मोस्टली वो वही कर रहे हैं, उन्हें पता है, उनकी पीआर टीम को पता होगा कि क्वेश्चंस आपको कैसे पब्लिक से कनेक्ट करने हैं, वो चीज़ है। तो मेरे हिसाब से तो वो पर बढ़िया चीज़ है ना, देश के लिए बढ़िया चीज़ है, लोगों के लिए बढ़िया चीज़ है। बाकी पॉलिटिशियंस को भी जितना जल्दी हो सके समझ लें कि भाई इतना गैप बढ़ाए जा रहे हो। नेपाल में भी तो यही हुआ था ना। हाँ। जेनजी और पॉलिटिशियंस के बीच में इतना गैप था कि उनमें गैप हद से ज़्यादा हो गया, और इतना गैप हो गया कि फिर उन्होंने रिवोल्यूशन कर दिया। हालांकि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसे नहीं कह रहा, पर गैप है यार, वो गैप खत्म होना चाहिए जितना। और भाई आप रेखा गुप्ता से भी मिले थे, जो दिल्ली की सीएम है। हाँ। उनसे मिलके क्या लगा था आपको? मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको लगा कि आप जो क्वेश्चन है वो पूछ पा रहे थे, अलाउंस थी? जितने पॉलिटिशियन से मैं मिला हूँ ना आज तक, वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉलिटिशियन थी वो। और मैं कोई ऐसे फालतू की तारीफ़ करने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि उन्होंने एक तो प्यार से, रेस्पेक्ट से, सम्मान से बुलाया, हमने खाया पिया, और कभी किसी ने ये बोला ही नहीं कि तुम ये सवाल नहीं पूछ सकते। मैं आपको क्लिप भी दे दूंगा अगर आपको चाहिए हो। मैंने तो बोल दिया कि मैम आप जैसे हमसे अभी अच्छे से बात कर रहे हो, हम पता नहीं सूप था हाथ में क्या था, तो वो बहुत अच्छे से बात कर रही थी, जैसे बहुत प्यार से, है ना, और हम कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मैंने बोल भी दिया कि मैम नेताओं के बीच में और जनता के लोगों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। हमें फील ये होना चाहिए कि हम अपने किसी जानते हुए से बात कर रहे हैं, पर हमें लगता है ऐसा है कि हम किसी सेलिब्रिटी से बात कर रहे हैं, पर उनके साथ मुझे कभी नहीं लगा। तो वो चीज़ है, वो गैप क्लोज होना चाहिए। जो नेता क्लोज करेगा उसको फ़ायदा होगा फ्यूचर में। भाई आपको वैसे फुल फ्रीडम फील होती है जब आप कंटेंट बनाते हो, या थोड़ा आप सोच समझ के लैंग्वेज वगैरह मॉडरेट कर लेते हो कि यार ये ना बोलूँ? मॉडरेट तो करता हूँ क्योंकि आप जिस फील्ड में बना रहे हो उसमें चीज़ें डेंजरस हैं। तो मैंने तो खैर इसे ऐसे मॉडिफाई कर लिया। डेंजरस एज इन जैसे डेंजरस, लाइफ थ्रेटनिंग टाइप? लाइफ थ्रेट, ऑब्वियसली लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जैसे तुम किसी रिलीजन की बात कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कीवर्ड्स भी, इनसे दूर रहो। कौन से कीवर्ड्स हैं हमें भी बता दो। क्यों बोलना है? पर कुछ आई है कि आपको कुछ डीएम आया किसी का, कुछ बोला हो आपने, थ्रेट आई मेरे को हो? इतने एक्सट्रीम कभी नहीं आए, और मुझे ऐसा लगता है जो लोग बोलते हैं ना कि हमें आते हैं, वो फालतू का अपना ज़बरदस्ती भाव लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतना डेंजरस काम जो कर रहे हैं वो कितनी है, गिनती गई है। लाइफ थ्रेटनिंग नहीं, कुछ ऐसा है कि कह रहा डिफेमेशन केस लगा दिया आप पे, ऐसा कुछ? मेरे पास तो ये भी नहीं आया यार। चलो ये अच्छा। पता नहीं क्यों मेरे पास इतना कभी नहीं आया। हालांकि मैंने बोला तो यार भूतों के अगेंस्ट है काफ़ी कुछ, अच्छा। पर मैं कभी डिसरेस्पेक्ट नहीं करता किसी की भी। जो मेरे को फील लग रहा होता है मैं वो बोल देता हूँ। चलो भाई, मज़ा आ गया आपसे बात करके, और उम्मीद है आप ऐसे ही और बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाते रहो। और थैंक यू, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। हालांकि आपका बहुत बिजी चल रहा है कंटेंट वाइज, क्योंकि आप वॉर चल रही है, दिन की 3 रीलें रिसर्च करना, डालना बहुत मुश्किल होता है। और आप गुड़गांव से नोएडा आए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मेरे को भी बढ़िया लगा, मेरे को भी। और उम्मीद है कि
जनता ऐसी आपको प्यार देती रहेगी भाई। जो लोग नहीं फॉलो कर रहे बाय चांस, इंस्टाग्राम भाई का स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। यूट्यूब पे भाई लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी बनाते हैं, मोस्टली लोगों ने आपको शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम पे ही देखा है, पर लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट भी भाई का बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप जाकर इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है और यहाँ चैनल का गोल बटन भी आ रहा है। बहुत से लोगों ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा भाई, बिना हमारा कंटेंट देखे तुम लोग जो है पॉडकास्ट सब्सक्राइब करे, कंटेंट देख रहे हो। तू कह रहा है बिना कंटेंट देखे जो है बिना सब्सक्राइब करे जो है कंटेंट देख रहे हो। तो भाई वो मत करो, सब्सक्राइब कर दो। बाकी दैट इज इट, आपको मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बॉय। भाई अगला पीएम कौन बनेगा आपके हिसाब से? अब पता नहीं यार, अब क्या बोलूँ मैं ऐसे। राहुल गांधी कैसे लगता है वो? मे बी अ गुड पर्सन बट नॉट अ गुड पॉलिटिशियन, ऑब्वियसली, फॉर ऑब्वियस रीजंस। मतलब यार आप देखो ना, सामने देखो, पुतिन, जिनपिंग, ईरान के, इसराइल के, और ट्रम्प, भाई सीधे आदमी को तो खा जाएंगे। सही बात है भाई। आदमी टेढ़ा होना चाहिए। बहुत टेढ़ा होना चाहिए। ओके जी, बाय बाय।